इस वीडियो में हम देखेंगे आरएएस मेंस के पेपर 3 की यूनिट 3 के खंड स यानी विधि को। इस सब्जेक्ट में कुल 18 टॉपिक्स हैं। विधि की अवधारणा जैसे स्वामित्व, कब्जा, व्यक्तित्व, दायित्व, अधिकार, कर्तव्य, वर्तमान विधिक मुद्दे जैसे सूचना का अधिकार, आरटीआई एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी विधि, साइबर अपराध, बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी कहते हैं, स्त्रियों एवं बालकों के विरुद्ध अपराध जैसे घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 जिसे पॉक्सो एक्ट भी बोलते हैं, बाल श्रमिकों से संबंधित विधि, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण भूमि विधियां हैं जैसे भू राजस्व अधिनियम 1956, काश्तकारी अधिनियम 1955। पहला टॉपिक है विधि की अवधारणा। विधि का शाब्दिक अर्थ, साधारण भाषा में किसी भी नियम को विधि कहते हैं। विधि की परिभाषा, विधि शास्त्रियों द्वारा विधि को अलग अलग रूपों में परिभाषित किया गया। जैसे ऑस्टिन के अनुसार विधि उच्चतर व्यक्तियों द्वारा शासित व्यक्तियों पर अधिरोपित किए गए नियमों का समूह होता है। सामंड के अनुसार विशिष्ट अर्थ में विधि से तात्पर्य नागरिक विधि से है जो किसी देश के नागरिकों पर लागू होती है। विधि के अंदर अधिनियम, विधान और कानून आते हैं। अधिनियम यानी संपूर्ण अधिनियम, विधान यानी अधिनियम की कोई धारा, कानून यानी अधिनियमों के समूह। विधि के उद्देश्य क्या है? विवादों का निपटारा करना, व्यवस्था बनाए रखना, मानक स्थापित करना। विधि के तत्व, कानून में नागरिक समाज की व्याख्या निहित है। समाज की सामाजिक परिस्थितियां कानून के माध्यम से परिलक्षित होती हैं। विधि व्यक्ति के बाह्य आचरण को नियंत्रित करती है। विधि का उल्लंघन दंडनीय अपराध है। विधि के स्रोत क्या हैं? सोर्सेज ऑफ लॉ, जो विधि बनाने में मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये स्रोत निम्न है: रीति रिवाज या परंपरा, न्यायिक निर्णय, विधायी टीकाएं, धर्म, समन्वय की नीति, औचित्य और व्यवस्थापन। अगला टॉपिक है स्वामित्व, ओनरशिप। संपत्ति के उपयोग और उपभोग के लिए अधिकारों के संग्रह को स्वामित्व कहते हैं। ऑस्टिन के अनुसार स्वामित्व किसी निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से तो अनिश्चित हो, व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित हो और अवधि की दृष्टि से असीमित हो। हॉलैंड ने स्वामित्व को किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया है: कब्जा, उपभोग का अधिकार, व्ययन का अधिकार आदि। अगला टॉपिक है कब्जा, पोजेशन। कब्जा वह नियंत्रण है जिसे कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी चीज के लिए प्रयोग करता है। सामंड ने कहा है कि कब्जा व्यक्ति और वस्तु के बीच का संबंध है। मानव जीवन के लिए भौतिक वस्तुओं पर आधिपत्य होना अति आवश्यक है। सर हेनरी मैन के अनुसार कब्जे से आशय किसी वस्तु के साथ ऐसे अनुबंध या संपर्क से है जो किसी दूसरे व्यक्ति को वस्तु के उपयोग से वर्जित करता है। स्वामित्व और कब्जे में अंतर। स्वामित्व किसी वस्तु के मालिक होने का अधिकार है। कब्जा किसी वस्तु को नियंत्रित करने का अधिकार है। स्वामित्व कानून द्वारा गारंटी है, कब्जा एक भौतिक नियंत्रण है। स्वामित्व स्थायी प्रकृति का होता है, कब्जा अधिकतर अस्थायी प्रकृति का होता है। स्वामित्व के अधिकार में कब्जे का अधिकार शामिल होता है, कब्जे के अधिकार में स्वामित्व का अधिकार शामिल नहीं होता है। कब्जे और स्वामित्व में संबंध। कब्जा एवं स्वामित्व में परस्पर संबंध है क्योंकि दोनों की विषय वस्तु प्राय एक ही है। स्वामित्व का अधिकार अपने आप में कहीं अधिक व्यापक है। यह कब्जे के अधिकार को भी स्वयं में समेटे हुए है। कब्जा स्वामित्व का साक्ष्य है। अगर किसी व्यक्ति के पास कब्जे में कोई वस्तु है तो सामान्यतः यह समझा जाता है कि वह वस्तु का स्वामी होगा। कब्जाधारी व्यक्ति को अपना स्वामित्व सिद्ध करना आवश्यक नहीं होता। लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत निजी अचल संपत्ति पर परिसीमा की वैधानिक अवधि 12 साल जबकि सरकारी अचल संपत्ति के संबंध में अवधि 30 वर्ष है। यह समय सीमा कब्जे के दिन से शुरू हो जाती है। अगर 12 वर्ष बाद उसे वहां से हटाया जाता है तो उसके पास संपत्ति पर दोबारा अधिकार पाने के लिए कानून की शरण में जाने का अधिकार है। अगला टॉपिक है व्यक्तित्व। व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे प्राणी से है जिसे विधि के अंतर्गत अधिकार व कर्तव्य धारण करने योग्य समझा जाता है। ऑस्टिन के अनुसार व्यक्तित्व से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अधिकारों से युक्त हो। ग्रे के अनुसार व्यक्ति एक ऐसा अस्तित्व है जिसके ऊपर अधिकार और कर्तव्य दोनों अधिरोपित किए जाते हैं। व्यक्ति के प्रकार, प्राकृतिक व्यक्ति या कृत्रिम और विधिक व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति निम्न प्रकार के हो सकते हैं: निगम, संस्था और निधि। अगला टॉपिक है दायित्व। जिस किसी कार्य के लिए व्यक्ति को उत्तरदायी बनाया जा सकता है वह व्यक्ति का दायित्व कहलाता है। सामंड के अनुसार दायित्व आवश्यकता का ऐसा बंधन है जो अपकृत्य करने वाले तथा उसके द्वारा किए गए अपकार के उपचार के बीच उपस्थित होता है। दायित्व के 4 प्रकार हैं: सिविल दायित्व, आपराधिक दायित्व, उपचारात्मक दायित्व और शास्त्रीय दायित्व। अगला टॉपिक है विधिक अधिकार। सामंड के अनुसार विधिक अधिकार विधि द्वारा मान्य एवं संरक्षित हित है, अर्थात विधि द्वारा कुछ करने हेतु बाध्य करने का भाव ही अधिकार है। अधिकार के लक्षण। अधिकार का संबंध शक्ति से होता है। अधिकार संपन्न व्यक्ति उच्चस्थ स्थिति में होता है। अधिकार के साथ सदैव एक सहायक कर्तव्य जुड़ा होता है। विधिक अधिकारों के प्रकार देखें तो पूर्ण और अपूर्ण अधिकार होते हैं, सकारात्मक तथा नकारात्मक अधिकार होते हैं, सांपत्तिक या व्यक्तिक अधिकार होते हैं, सर्वबंधी या व्यक्तिबंधी अधिकार होते हैं, विधिक एवं सामयिक अधिकार होते हैं, सार्वजनिक
सार्वजनिक एवं निजी अधिकार होते हैं। अगला टॉपिक है विधिक कर्तव्य, लीगल ड्यूटीज। हिबर्ट के अनुसार कर्तव्य किसी व्यक्ति में निहित वह बाध्यता है जिसके कार्यों को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राज्य की अनुमति और सहायता से नियंत्रित किया जाता है। विधिक कर्तव्य के तत्व क्या हैं? एक व्यक्ति जिसमें कुछ करने या न करने का कर्तव्य अधिरोपित होता है उसे कर्तव्य का कर्ता कहा जाता है। कर्तव्य के वर्गीकरण सकारात्मक, नकारात्मक, पूर्ण, अपूर्ण, सापेक्ष, निरपेक्ष, प्राथमिक, द्वितीयक, नैतिक तथा विधिक। अगला टॉपिक है सूचना का अधिकार। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू हुआ। सूचना के अधिकार का अर्थ लोक प्राधिकरण के पास या उसके नियंत्रण की सूचना की पहुंच तक के अधिकार से है। उद्देश्य प्रत्येक लोक प्राधिकरण के कार्यकरण में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को संप्रवर्तन लागू करना, नागरिकों का सशक्तिकरण करना। सूचना के अधिकार में सम्मिलित अधिकार कौन से हैं? कार्यों, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण करना, दस्तावेजों और अभिलेखों की प्रति प्राप्त करना, परिपत्र, रिपोर्ट, आंकड़े प्राप्त करना। सूचना कंप्यूटर या अन्य तरीके से रखी गई है तो वीडियो, कैसेट, फ्लॉपी, टेप, अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या प्रिंट आउट के रूप में सूचना प्राप्त करना। सूचना के लिए आवेदन प्रक्रिया। आवेदन लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी भाषा में आवेदित क्षेत्र की शासकीय भाषा में शुल्क सहित लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है। आवेदन में वांछित सूचना का विवरण होता है। आवेदक को सूचना प्राप्त करने का कारण बताना आवश्यक नहीं होता। गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति बीपीएल को निर्धारित शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक को सूचना देने की अवधि। आवेदक को 30 दिन में सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। किसी अन्य के लिए मांगी गई सूचना तीसरा पक्ष 48 दिन के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी। व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता से संबंधित सूचना 48 दिनों के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी। यदि आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी को किया गया है तो सूचना उपलब्ध कराने की अवधि निर्धारित से 5 दिन अधिक होगी। अपील करने की प्रक्रिया। प्रथम अपील धारा 19। आवेदक 30 दिन की अवधि में अपील अधिकारी को अपील कर सकता है। निस्तारण 30 दिन में नहीं हो पाया तो 15 दिन का समय बढ़ाया जाएगा। द्वितीय अपील 90 दिनों में द्वितीय अपील संबंधित सूचना आयोग को प्रस्तुत कर सकता है। किसी घटना से संबंधित सूचना 20 वर्ष से अधिक पुरानी है तो केंद्र सरकार निर्णय करेगी। दंड का प्रावधान धारा 20। यदि लोक सूचना अधिकारी बिना समुचित कारण के सूचना आवेदन लेने से मना कर चुका है तो दोषी लोक सूचना अधिकारी को दंडित किया जा सकता है। जन सूचना अधिकारी को आवेदन तिथि से 30 दिन में सूचना देने में असमर्थ होने पर या आवेदन लेने से इनकार करने पर सूचना अधिकारी पर 250 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। कुल जुर्माना 25,000 रूपए से अधिक नहीं होगा। निम्न सूचनाएं जो आरटीआई के तहत प्राप्त नहीं होंगी, जिसका प्रकटीकरण भारत की संप्रभुता, अखंडता, देश की सुरक्षा, विदेशी संबंधों के लिए खतरनाक है, जो किसी न्यायालय की अवमानना से संबंधित हो, जिनसे किसी की निजता के अधिकार का हनन हो, जिनके कारण सांसदों और विधायकों के विशेषाधिकारों का हनन हो। केंद्रीय सूचना आयोग CIC गठन केंद्र सरकार द्वारा। अध्यक्ष मुख्य सूचना आयुक्त होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। सलाहकारी समिति की सिफारिश पर होती है। सलाहकार समिति के सदस्य होते हैं अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, कोई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। कार्यालय नई दिल्ली में है। रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। क्षेत्राधिकार सभी केंद्रीय लोक प्राधिकारी। अगला है राज्य सूचना आयोग। गठन राज्य सरकार द्वारा। अध्यक्ष राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कहलाता है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। समिति की सिफारिश पर होती है। समिति के सदस्य मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्री। कार्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित। रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 22 जुलाई 2019 से लागू सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा पेश किया गया। इसके महत्वपूर्ण संशोधन निम्न है। सूचना आयुक्त का कार्यकाल। मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित था, परंतु अब इसे संशोधन करके इनके कार्यकाल का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। वेतन में कटौती। मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त नियुक्ति के समय कोई पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या पिछली सरकारी सेवा में कोई सेवानिवृत्ति लाभ ले रहे हैं तो समान राशि उनके वेतन से कम कर दी जाएगी। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 धारा 13 केंद्र एवं राज्य स्तर पर सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते, रोजगार की शर्तें सभी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। सूचना के अधिकार का महत्व। यह कानून सरकारी संस्थाओं एवं सरकार को आम आदमी के प्रति जवाबदेह बनाता है। अगला टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी विधि एवं साइबर अपराध। साइबर सुरक्षा। ऐसी सूचना, उपस्कर, युक्तियों, कंप्यूटर संसाधन, संचार युक्ति और उनमें भंडारित सूचना की अप्राधिकृत पहुंच, उपयोग, विच्छिन्न, उपांतरण, नाश से संरक्षित करना अभिप्रेत है। अधिनियम के उद्देश्य। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 निम्न मुद्दों को संबोधित करता है। कंप्यूटर अपराधों को रोकना, डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता देना, साइबर अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था करना, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देना। साइबर अपराध में शामिल अंतर्वस्तु है ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से छेड़छाड़ कर धन निकालना, किसी कंप्यूटर का पासवर्ड बदलना, ईमेल पर धमकी देना, फिरौती मांगना, कंप्यूटर वायरस द्वारा किसी के कंप्यूटर को खराब करना, साइबर कैफे में इंटरनेट द्वारा पोर्नोग्राफिक वेबसाइट को देखना। साइबर अपराध के प्रकार। हैकिंग, फिशिंग, लॉजिक बॉम्ब, ईमेल बॉम्बिंग। साइबर अपराध के कारण। प्रभावी कानूनों का अभाव, डिजिटल जागरूकता का अभाव।
साइबर अपराध पर नियंत्रण रखने के उपाय, साइबर अपील अधिकरण की स्थापना, साइबर थानों व कोर्ट की स्थापना। सूचना प्रौद्योगिकी विधि के अंतर्गत उल्लेखित आरोपियों की सूची को निम्नलिखित धाराओं में उल्लिखित किया गया है। धारा 65, 66, 66A, 66B, 66C से लेकर 66F तक, 67B, धारा 71, 73। इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी के द्वारा इन मामलों की जांच का अधिकार शामिल है। आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 में साइबर अपराधों से संबंधित प्रावधान है। धारा 463, धारा 500 और धारा 383 में। साइबर अपील प्राधिकरण स्थापना केंद्र सरकार द्वारा होती है। योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या पहले रह चुका हो या इसके योग्य हो। कार्यकाल 565। अपील इस अधिनियम के तहत नियंत्रक और न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति साइबर अपील अधिकरण में अपील कर सकेगा। समय अवधि 35 दिनों के भीतर, निपटारा 6 महीनों के भीतर। अगला टॉपिक है बौद्धिक संपदा का अधिकार। बुद्धि से उत्पन्न की गई ऐसी संपत्तियां जिनका मौद्रिक मूल्य होता है, भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, बौद्धिक संपदा कहलाती हैं। बौद्धिक संपदा का अधिकार व्यक्ति के रचना, आविष्कार के उपयोग, वाणिज्यिकरण करने के अधिकार को बौद्धिक संपदा का अधिकार कहते हैं। इसकी प्रकृति नकारात्मक होती है। विशेषताएं इसकी उत्पत्ति कौशल, बुद्धि, ज्ञान, पूंजी के प्रयोग से होती है और स्थानांतरण योग्य होते हैं। विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, गठन 1967 में, लागू 1970 में, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, सदस्य देश 193 हैं। उद्देश्य क्या है? रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ट्रिप्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। भारत में बौद्धिक संपदा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संस्थाएं। NIPRP नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी। उद्देश्य रचनात्मक भारत, अभिनव भारत बनाना। DIPP डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रकार। पहला है कॉपीराइट, उदाहरण मूर्तिकला, किताबें, चित्रकला, विज्ञापन, मानचित्र, संगीत, फिल्में आदि। कॉपीराइट जैसे कॉपी लेफ्ट भी होता है। अगला है पेटेंट। भारत में पेटेंट की अवधि आवेदन दाखिल करने की तारीख से 20 वर्ष की होती है। संशोधन 2005 में हुआ था। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोजन के लिए पेटेंट का अधिग्रहण करना। पेटेंट प्रदान करने से पूर्व और पेटेंट प्रदान करने के बाद विरोध करने का प्रावधान। उत्पाद पेटेंट को खाद्य, दवाओं, सूक्ष्म जीवों सहित प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विस्तारित किया गया। विशिष्ट विपणन अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को निरस्त किया गया। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट क्या है? पेटेंट धारक द्वारा पेटेंट अवधि समाप्त होने से पूर्व पेटेंट वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया में आंशिक और नाम मात्र का परिवर्तन करके पुनः पेटेंट लेने का प्रयास एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट कहलाता है। पेटेंट संशोधन नियम 2021 हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पेटेंट संशोधन नियम 2021 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी पेटेंट दाखिल करने, अभियोजन हेतु शुल्क में 80% की कमी की है। त्वरित परीक्षा प्रणाली का विस्तार भी किया गया है। अगला है भौगोलिक संकेतक, GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। भौगोलिक संकेतक एक संकेत है जो उन उत्पादों पर उपयोग किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उसमें उस क्षेत्र की विशेषताओं के गुण और प्रतिष्ठा पाई जाती है। अगला है ट्रेडमार्क, ऐसे चिन्ह जिसमें किसी एक उद्यम की वस्तु और सेवा को दूसरे उद्यम की वस्तु और सेवा से पृथक किया जा सके, ट्रेडमार्क्स कहलाते हैं। ट्रेड ड्रेस क्या होता है? किसी उत्पाद की बाहरी पैकेजिंग और बनावट उसकी विशेष पहचान होती है। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? व्यापार से जुड़ी कोई जानकारी जिनका प्रतिस्पर्धियों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता हो और जिससे आर्थिक हानि होने की संभावना हो सकती हो। अगला टॉपिक है स्त्रियों और बालकों के विरुद्ध अपराध। पहला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। वधु के माता पिता या अभिभावकों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज मांग करने पर सजा दी जाती है। 6 महीने या 10,000 रूपए या दोनों की सजा दी जाती है। IPC की धारा 498A तथा दहेज के लिए 304B, इससे होने वाले मृत्यु, और 306 IPC उत्पीड़न से तंग आकर महिलाओं द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली घटनाओं से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। जहां मेहर की रकम अवधारित होगी वहां मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत लागू होगा। दहेज विवाह से पूर्व, विवाह के अवसर पर या विवाह के बाद भी दिया जा सकता है। अगला है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। इस अधिनियम का उद्देश्य परिवार के अंदर घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को संरक्षण प्रदान करना और आनुषंगिक विषयों पर कानून बनाना है। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। इस अधिनियम में 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। परिभाषा, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 के अनुसार जब कोई पुरुष किसी घरेलू नातेदारी में रह रही महिला के साथ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक दुर्व्यवहार करता है या बालक व नर बालक के न होने का उपहास करता है और महिलाओं का शोषण व प्रपीड़न करता है, इसी प्रक्रिया को घरेलू हिंसा कहते हैं। घरेलू हिंसा शारीरिक, लैंगिक, मौखिक या भावनात्मक हो सकती है। घरेलू हिंसा का परिवाद कौन करेगा? पीड़ित महिला या उसकी ओर से उसका कोई भी रिश्तेदार घरेलू हिंसा की शिकायत कर सकता है। संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना और जानकारी दिए जाने वाले के दायित्व का अपवर्जन। कोई व्यक्ति
जिसको यह विश्वास है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है या तो हो रहा है या होने की संभावना है, तो वहां संरक्षण अधिकारी को इसके बारे में जानकारी दे सकेगा। पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य: संरक्षण का आदेश, निवास का आदेश, धनीय आदेश, प्रतिकर का आदेश, सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता, संरक्षण प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता, निशुल्क विधिक सेवा का उसका अधिकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का क्रूरता के अधीन परिवाद दाखिल करने के उसके अधिकार की जानकारी देना इनका कर्तव्य है। अगला टॉपिक है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिशोध अधिनियम 2013। यह 9 दिसंबर 2013 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। लैंगिक उत्पीड़न, इसके अंतर्गत ऐसा निंदनीय व्यवहार सम्मिलित है जैसे शारीरिक संपर्क, फायदा उठाना, लैंगिक पक्षपात की मांग या अनुरोध करना, लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना, लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक, शाब्दिक और गैर शाब्दिक आचरण करना। शिकायत कौन कर सकता है? जिस महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ है वह शिकायत कर सकती है। शिकायत लिखित रूप में की जानी चाहिए। यदि किसी कारणवश शिकायत लिखित रूप में नहीं की जाती तो समिति के सदस्यों का कर्तव्य है कि वह उन लोगों की शिकायत लिखित में करे। यदि पीड़िता किसी कारणवश शिकायत करने में असमर्थ पाई जाती है तो उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति, मित्र, नातेदार, सहकार्यकर्ता उसकी शिकायत कर सकता है। अगला टॉपिक है लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो। इस अधिनियम में बालक की परिभाषा: ऐसा कोई व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो। उद्देश्य: किसी विधि विरुद्ध कार्य में लगाने के लिए किसी बालक को उत्प्रेरित करना, वेश्यावृत्ति में बालकों का शोषणात्मक उपयोग करना। लैंगिक अपराध कौन कौन से हैं? प्रवेशन लैंगिक हमला, इसमें 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। लैंगिक हमला, कठोर कारावास 3 से 5 वर्ष तक और जुर्माना। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला 20 वर्ष से आजीवन कारावास, जुर्माना, मृत्युदंड से भी दंडित किया जा सकता है। अगला टॉपिक है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 2007 से पूरे भारत में लागू है। बाल विवाह और इससे जुड़े आकस्मिक मामलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना इसका उद्देश्य है। बालक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो यदि पुरुष है तो 21 वर्ष और महिला है तो 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो। अगला है बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के पश्चात नियम 1988 के, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा अधिनियम 2015, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 के उद्देश्य क्या है? बाल श्रम को निषेध करना, बाल श्रमिकों की कार्य शर्तों का विनियमन करना, खतरनाक कार्यों में बाल श्रम को रोकने का प्रावधान, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को परिवार से जुड़े व्यवसाय को छोड़कर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान, बाल श्रम कराने वाले व्यक्तियों के लिए सजा का प्रावधान। जुर्माना: यदि बच्चे के माता पिता दोषी पाए जाते हैं तो पहली बार बिना जुर्माने छोड़ दिया जाता है, परंतु दोबारा सिद्ध होने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करता है और बच्चे को रोजगार उपलब्ध करवाता है तो 3 महीने का कारावास 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 10,000 का जुर्माना जो 20,000 तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार द्वारा बाल श्रम की शिकायत दर्ज करने के लिए पेंसिल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। पेंसिल का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर। CLTAC क्या है? चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति। गठन केंद्र सरकार द्वारा होता है। अगला टॉपिक है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। लागू 29 दिसंबर 2007 को हुआ था। उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता को उनके भरण पोषण की सुरक्षा देना। भरण पोषण में भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराना शामिल है। अगला टॉपिक है भू राजस्व अधिनियम 1956। निम्नलिखित मामलों पर कानून समेकित करने एवं संशोधन करने हेतु राजस्थान में भू राजस्व अधिनियम 1956 लाया गया। भूमि संबंधित मामलों में कानून बनाने हेतु, भू राजस्व व लगान निर्धारण करने में, भू संपत्ति के विभाजन के लिए, राजस्व वसूली व उससे संबंधित मामलों में, राजस्व न्यायालय व अधिकारियों की नियुक्ति के लिए व उनकी शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारण करने के लिए, संबंधित अभिलेख नक्शों की तैयारी, रखरखाव से संबंधित कार्यों के लिए। राजस्व न्यायालय में ये सारे अधिकारी एवं कार्यालय आते हैं। तहसीलदार के मूल आदेश के विरुद्ध कलेक्टर को अपील की जा सकती है। राजस्व न्यायालय के विरुद्ध बंदोबस्त अधिकारी या भू राजस्व अधिकारी को की जा सकती है। बंदोबस्त अधिकारी के विरुद्ध बंदोबस्त आयुक्त को की जा सकती है। भू अभिलेख अधिकारी के विरुद्ध भू अभिलेख निदेशक को की जा सकती है। SDO के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी को की जा सकती है। आयुक्त, अपर आयुक्त, राजस्व अपील प्राधिकरण, बंदोबस्त आयुक्त के खिलाफ राजस्व बोर्ड में अपील की जा सकती है। द्वितीय अपील कलेक्टर के आदेश पर द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को की जा सकती है। बंदोबस्त अधिकारी के आदेश पर बंदोबस्त आयोग को की जा सकती है। भू अभिलेख अधिकारी के आदेश पर भू अभिलेख निदेशक को की जा सकती है। आयुक्त या राजस्व अपील प्राधिकारी या बंदोबस्त आयुक्त के आदेश के खिलाफ अपील बोर्ड में की जा सकती है। केवट या खेवत क्या है? एक ऐसा रजिस्टर जिसमें सर्वेक्षण तथा अभिलेख के अंतर्गत क्षेत्रों के सभी भूधारकों का विवरण होता है, जिसमें सहभागीदारों, कब्जा अधिकारियों, काश्तकारों के हित एवं अधिकार निर्दिष्ट होते हैं। खतौनी क्या है?
व्यक्तियों की खाता संख्या, नाम, उसका वर्ग, सर्वेक्षण संख्या, उसका क्षेत्र, सिंचाई के स्रोत, वार्षिक लगान, राजस्व जो संदेह हो उसका ब्यौरा होता है। माफी पंजिका ऐसा रजिस्टर जिसमें बिना लगान एवं राजस्व के भूमि धारण करने वालों का विवरण होता है। वार्षिक रजिस्टर अधिकार अभिलेख तथा केवट, खतौनी तथा गांवों की पंजिका का प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय अंतराल पर भू अभिलेख अधिकारी द्वारा एक संशोधित समुच्चय तैयार करवाया जाता है। इस प्रकार से तैयार पंजिका वार्षिक पंजिका कहलाती है। खसरा क्या है? भू अभिलेख अधिकारी हर क्षेत्र के प्रत्येक गांव के लिए खेतों का नक्शा एवं पंजिका तैयार करता है। इसमें प्रत्येक क्षेत्र के सर्वेक्षण की संख्या इंगित की जाती है। इस पंजिका को खसरा कहते हैं। सदर कानून गो, इसकी नियुक्ति प्रत्येक जिले में भू अभिलेख निदेशक द्वारा की जाती है, जो पटवारी और गिरदावरों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है तथा राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करता है। चकबंदी क्या है? भूमि को विभिन्न खंडों में सीमांकित करना अथवा विभिन्न खंडों की भूमि को किसी एक भूमि के रूप में सीमांकित करना चकबंदी कहलाता है। अगला टॉपिक है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955। यह अधिनियम कृषि भूमि पर लागू होता है। इसमें कृषकों के अधिकारों के बारे में विवरण दिया गया है। यह काश्तकारों के हितों का संरक्षण करता है। इसमें 16 अध्याय और 4 अनुसूचियां हैं। काश्तकार ऐसा व्यक्ति जो कृषि से स्वयं, अपने आप अथवा नौकर या आसामियों द्वारा पूर्णतः अपना जीवन निर्वाह करता है, काश्तकार कहलाता है। नालबट क्या है? किसी कुएं के मालिक को अन्य व्यक्ति द्वारा कुएं का उपयोग सिंचाई के रूप में करने पर जो भुगतान नकद या जींस में किया जाता है उसे नालबट कहते हैं। सायर क्या है? अनअधिवासित भूमि से बिना कब्जे की किसी भी प्रकार की उपज जैसे फल फूल, लकड़ी, ईंधन, घास फूस, गोंद, लाख, पाला, सिंघाड़ा अथवा कोई वस्तु एकत्रित करने तथा सिंचाई के साधनों के प्रयोग के बदले भुगतान की गई राशि को शायर कहते हैं। राजस्व न्यायालय की कार्यप्रणाली तथा उनकी अधिकारिता। विचाराधीन मामलों की सुनवाई राजस्व न्यायालय द्वारा की जाती है। आदेश के विरुद्ध अपील भी की जा सकती है। तहसीलदार के विरुद्ध कलेक्टर को, कलेक्टर के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी को, राजस्व अपील प्राधिकारी के विरुद्ध बोर्ड को। इन्हें 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन में किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा अपील अस्वीकार भी की जा सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? राजस्व न्यायालय को पुनरावलोकन का भी अधिकार है तथा इसके साथ ही बोर्ड राजस्व न्यायालय के द्वारा निर्णित वाद का पुनरीक्षण भी कर सकता है। काश्तकारों के प्राथमिक अधिकार क्या है? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में काश्तकारों को अनेक प्राथमिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे निवास के लिए मकान का अधिकार, प्रीमियम अथवा बेगार का प्रतिषेध, लिखित पट्टा तथा प्रतिलेख का अधिकार,